आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा अनुसूचियां। नाम सुना है क्या अनुसूचियां? कितनी अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां हैं, और वर्तमान में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितनी थी, जो बाद में जोड़ी गई वो कौन कौन सी, सारी बातें करेंगे। तो देखिए वही बात है कल वाली अपनी कि मूल संविधान उसको बोलते हैं जो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था उसको तो बोलते हैं मूल संविधान। और आज का जो संविधान है जो हमारे सामने है काफी संशोधनों के बाद में, उसको बोलते हैं वर्तमान संविधान। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों, उस मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। आज की अगर हम बात करें भारत के संविधान में तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि 4 अनुसूचियां हैं वो बाद में जोड़ी गई है। अब वो 4 अनुसूचियां हैं वो बड़ी हैं। वो कौन सी बड़ी हैं? और देखो कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये मकान है, ये मकान जिस दिन बना उस दिन बन गया। आज मान लो कि इसमें यहां हमें कोई खिड़की लगानी है, इधर कोई दरवाजा लगाना, तो तोड़ फोड़ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा नहीं? तो 26 जनवरी को जो संविधान लागू हुआ था उसके बाद में जो भी प्रावधान नया जोड़ा गया, कोई हटाया गया, तो उसके लिए संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। उसको बोलते हैं हम संविधान संशोधन। ठीक है। तो ये जो 4 अनुसूचियां आगे हम पढ़ेंगे जो बाद में जोड़ी गई हैं, इनके लिए अलग अलग संविधान संशोधन हुए हैं। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा कब इनको जोड़ा गया, किससे संबंधित है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 12 तो अनुसूचियां हैं। क्यों? भाग कितने हैं? कितने भाग हैं भाई संविधान में? भाग कितने हैं? संविधान में भाग हैं आपके 22 भाग हैं। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद कितने हैं? कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो भारत के संविधान में वर्तमान में 395 आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। 12 अनुसूचियों की बात आज की क्लास में हम करेंगे कि 12 अनुसूचियां वर्तमान में है, मूलतः 8 थी। तो पहले तो हम बात करेंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां कौन सी थी, बाद की 4 कौन सी हैं, वो कब जोड़ी गई हैं। तो दोस्तों इसके लिए देखो एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है मैंने। अगर इसको आप याद करना चाहो तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। अगर हमें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 है ना। अगर इन 8 अनुसूचियों को हमें याद करना हो तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। इस ट्रिक के माध्यम से हम आराम से इन अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे यह पूछेगा पहली अनुसूची किससे संबंधित है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, राजभाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। तो ये चीजें नॉर्मली हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपका अनुसूचियों से आता है। तो आप जरूरी नहीं है ट्रिक को याद ही रखो। इस ट्रिक से आप क्या है, आपकी एग्जाम में सहूलियत रहेगी, आप भूलोगे नहीं। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप भारत के संविधान की या मूल संविधान की जो 8 अनुसूचियां हैं उनको आसानी से आप याद रख सकते हो। जैसे एक शब्द लिखा है मैंने बोर्ड पे, स्पोर्ट्स प्लस विषय प्लस राजभाषा। इस ट्रिक से मूल संविधान की जो 8 अनुसूचियां हैं वो याद हो जाएंगी। देखो आगे हम पढ़ेंगे, एस से पहली अनुसूची बनाएंगे, पी से दूसरी अनुसूची, ओ से तीसरी अनुसूची, आर से चौथी अनुसूची, टी से हम बनाएंगे 5वीं अनुसूची, एस से हो गई आपकी 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची हो गई विषय, और 8वीं अनुसूची हो गई राजभाषा। तो स्पोर्ट्स प्लस विषय प्लस राजभाषा, इस ट्रिक के माध्यम से भारत के संविधान की, मूल संविधान की हम 8 अनुसूचियां हैं उनकी हम बात इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है। अब देखिए
एक एक करके पढ़ेंगे। पहली अनुसूची क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि भारत के संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका आंसर आएगा 8। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। तीसरा क्वेश्चन आता है कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। चौथा क्वेश्चन कुल आर्टिकल कितने हैं, 295, भाग कितने हैं, 22। तो फिलहाल हम केवल अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में से जो मूल संविधान की 8 अनुसूचियां थी उनकी बात पहले करेंगे, और उनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, स्पोर्ट्स प्लस विषय प्लस राजभाषा। आ गया समझ में। इसके बाद में अब एक एक करके इस ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे अगली। इसके बाद में देखो, पहली अनुसूची, सारी अनुसूचियों की हम बात करेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से हम सारी अनुसूचियों को एक एक करके पढ़ेंगे। एस से बनाएंगे पहली, ओ से बनाएंगे तीसरी, आर से बनाएंगे चौथी, टी से 5वीं, एस से 6वीं, विषय हो गया 7वीं, और राजभाषा हो गया 8वीं। तो ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान की हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो 8 अनुसूचियां हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है आपकी दोस्तों पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची इस ट्रिक से क्या शब्द उठाओगे आप, पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची के लिए ट्रिक से आपका कौन सा शब्द उठेगा, एस। एस से क्या बनाओगे आप, एस से क्या बनाओगे, स्टेट, और स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य। कहने का मतलब है भारत के संविधान की पहली जो अनुसूची है वो है एस फॉर स्टेट, यानी राज्यों से संबंधित है। यानी पहली अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका उल्लेख किया गया है। स्पोर्ट्स का एस उठा लिया, एस से बना लिया एस फॉर स्टेट। पहली अनुसूची, भारत की संविधान की पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है, एस फॉर स्टेट, स्टेट यानी राज्य। तो राज्यों का संबंध कौन सी अनुसूची से है, संविधान की पहली अनुसूची से, एस फॉर स्टेट, स्टेट यानी राज्य। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो राज्य विशेष राज्य का दर्जा है वो समाप्त कर दिया, तो राज्य कितने हो गए, 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या या संघ शासित प्रदेश कितने, 8। 28वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना। और तेलंगाना जो नवगठित राज्य है वो कब बनाया गया था, 2 जून 2014 को। तो लास्ट 28वां राज्य आता है दोस्तों आपका तेलंगाना। इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 को। तो अगर कल को नया राज्य बनेगा तो वो 29वां राज्य होगा, वो भी कहां जाएगा, पहली अनुसूची में। कल को मान लो कि एक केंद्र शासित प्रदेश और बनाया जाता है, वो भी कहां जाएगा, पहली अनुसूची में। तो भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भारत के संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है, एस फॉर स्टेट। आ गया समझ में, नहीं बोलोगे। अब आती है इसके बाद में दूसरी अनुसूची। अब देखिए दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची अपनी ट्रिक से कौन सा शब्द उठाएंगे, पी। ट्रिक से अपना शब्द उठेगा पी। और पी से क्या बनाओगे भाई, पी से कौन सा शब्द बनाओगे, पी से क्या बनाओगे, पेमेंट। पी से बना लिया हमने पेमेंट। और पेमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, पेमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, वेतन। तो कहने का मतलब है कि भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची जो पी फॉर पेमेंट यानी वेतन से संबंधित है। अब वेतन किसका है, वेतन किसका है, भारत के कर्मचारियों का, नहीं नहीं। जैसे कल को मान लो कि आप एसएससी जीडी में लग गए, एसएससी सीजीएल में लग गए, दिल्ली पुलिस में लगे, आपके वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है। इसमें भारत के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है,
इसके अलावा सांसद हैं, विधायक हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, उन उच्च पदाधिकारियों को महीने का कितना वेतन मिलेगा, इस बात का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया? दूसरी अनुसूची में। तो पहली अनुसूची एस फॉर स्टेट, दूसरी अनुसूची पी फॉर पेमेंट। तो दूसरी अनुसूची में भारत के उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। जैसे हम वेतन भत्तों की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए महीने का वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को 3.5 लाख रुपए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए, अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए। तो भारत के उच्च पदाधिकारियों को महीने का कितना वेतन मिलेगा, वेतन और भत्तों का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है संविधान की दूसरी अनुसूची में, पी फॉर पेमेंट। तो पहली अनुसूची राज्यों से संबंधित, दूसरी अनुसूची पी फॉर पेमेंट यानी वेतन भत्तों से संबंधित। अब बात करते हैं अगली आती है आपकी संविधान की कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची। अपनी ट्रिक से तीसरी अनुसूची में कौन सा शब्द उठाओगे भाई? कौन सा शब्द उठेगा? ओ। और ओ से क्या बनाएंगे हम? ओ से हो जाएगा अपना ओ फॉर ओथ, OTH। और ओथ का मतलब क्या होता है? ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। एस से स्टेट हो गया, पी से पेमेंट वेतन भत्ते हो गया, तीसरा है ओ, और ओ से क्या बन जाएगा? ओथ। और ओथ को हिंदी में क्या कहते हैं? शपथ। ओथ को क्या कहेंगे? शपथ। अब देखिए, भारत में कोई भी पद है, सबसे नीचे का पद अगर हम बात करें लोकतंत्र में, राजनीति में सबसे नीचे का पद होता है पंच का। पंच से आता है सरपंच, सरपंच के बाद में आता है प्रधान, प्रधान के बाद में जिला परिषद, उसके बाद में विधायक, विधायक के बाद में मुख्यमंत्री, फिर सांसद, फिर प्रधानमंत्री, फिर उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति। तो पंच से लेकर राष्ट्रपति तक का पद बिना शपथ के आप ग्रहण नहीं कर सकते। यानी भारत में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो आप बिना शपथ के उस पद को ग्रहण कर सकते हो। कल को आप जॉब लोगोगे तो भी आपको शपथ लेनी पड़ेगी, यानी लिखित में आप एग्रीमेंट दोगे, वहां पे साइन करोगे। कल को आपकी शादी होगी, शादी में भी बिना शपथ के शादी नहीं होती है। अब शपथ, शादी में शपथ कौन दिलाता है? शादी में शपथ कौन दिलाता है? जो वैदिक ब्राह्मण होता है या जो फेरे करवाने वाला होता है, जो भी, वो शपथ दिलाता है। नहीं दिलाता कि भाई आज से आप दोनों जीवन साथी हो गए हो, ये आपकी अर्धांगिनी है, आप इसका ख्याल रखोगे, आप इसकी सारी मांगे पूरी करोगे, आप इसको छोड़कर पराई स्त्री की तरफ नहीं देखोगे। दिलाता कि नहीं दिलाता? तो मतलब भारत में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो आप बिना शपथ के प्राप्त कर सकते हो। तो शपथ ग्रहण का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है दोस्तों संविधान की कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। ओ फॉर ओथ, ओथ यानी शपथ। इसमें भारत के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, उन उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना आपको, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति सहित सभी का वेतन था, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब के शपथ ग्रहण का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया? तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं लेता। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की सुरक्षा की, संविधान के संरक्षण की, संविधान के प्रतिरक्षण की। यानी कि अमुक व्यक्ति, मैं आज राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हूं, मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा, संविधान का अतिक्रमण नहीं होने दूंगा। बाकी जैसे इसके अलावा बाकी जो पद हैं वो क्या कहते हैं? मैं फलाने पद की शपथ लेता हूं, मैं इस पद की गरिमा को बनाए रखूंगा, कर्तव्यों का पालन करूंगा। बाकी सारे कैंडिडेट्स अपने पद की शपथ लेते हैं, केवल राष्ट्रपति है वो संविधान की सुरक्षा के या संरक्षण की शपथ लेता है। इसलिए राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची, ओ फॉर ओथ, ओथ यानी शपथ। इसके बाद में आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची अपनी ट्रिक से क्या बनाओगे भाई? चौथी अनुसूची आर,
और आर से क्या बनेगा, आर से बनाएंगे दोस्तों आर फॉर राज्यसभा। आर फॉर क्या हो गया, राज्यसभा। तो राज्य संसद के दो सदन है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो सीटें बांटी गई हैं वो किस आधार पर बांटी गई हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो सीटें बांटी गई हैं वो किस आधार पर बांटी गई हैं, जनसंख्या के आधार पर। जैसे हम पढ़ते हैं राजस्थान से लोकसभा में 25 सीटें हैं, राजस्थान से राज्यसभा में 10 सीटें हैं, यूपी से राज्यसभा में 31 सीटें हैं, सिक्किम से 1 सीट है। तो ये सीटें कम ज्यादा क्यों हैं, ये किस आधार पर आवंटित की गई हैं सीटें, ये जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं। समझ गए। और ये सीटें किस आधार पर बांटी गई, जनसंख्या के आधार पर। और राज्यसभा में कितनी आबादी पर कितनी सीट है, अगर हम बात करें तो 10 लाख की आबादी पर 1 सीट आवंटित की गई है। तो राज्यसभा में जो सीटें बांटी गई हैं वो जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं, हर 10 लाख की आबादी पर 1 सीट है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 5 लाख की आबादी पर 1 सीट आवंटित की गई है। और ये 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए ये सीटों का आवंटन किया गया है। तो आर फॉर राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का संबंध संविधान की कौन सी अनुसूची में है या कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो आप क्या बताओगे, चौथी अनुसूची। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो आर फॉर राज्यसभा। तो आप बताओगे राज्यसभा में सीटों के जो बंटवारा है उसका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है, चौथी अनुसूची में। तो 4 अनुसूचियां अपने ट्रिक से हो गई, स्पोर्ट्स प्लस विषय प्लस राजभाषा। पहली अनुसूची के लिए हमने एस फॉर स्टेट, एस से क्या बनाया, स्टेट। पहली अनुसूची भारत के संघ एवं राज्यों का उल्लेख है, एस फॉर स्टेट यानी राज्य, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28वां जो नवगठित राज्य है वो तेलंगाना है, जिसका गठन किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को। इसके बाद में दूसरी अनुसूची हो गया पी फॉर पेमेंट यानी वेतन और भत्ते। इसमें भारत के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उन सब के उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 3.5 लाख, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस सीजेआई को 2,80,000 रुपए, अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए। तो सारे उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है दोस्तों दूसरी अनुसूची में, पी फॉर पेमेंट। तीसरी अनुसूची ओ, और ओ से क्या बनाया हमने, ओथ, और ओथ का मतलब होता है शपथ। तो तीसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को छोड़कर जितने भी पदाधिकारी हैं वो जीतने के बाद में जिस पद की शपथ लेते हैं उस शपथ का जो प्रारूप है या शपथ ग्रहण का जो उल्लेख है वो किया गया है संविधान की तीसरी अनुसूची ओ फॉर ओथ यानी शपथ। चौथी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। चौथी अनुसूची हो गया आर फॉर राज्यसभा, आर से बना लिया हमने राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सीटें बांटी गई हैं वो बांटी गई हैं जनसंख्या के आधार पे। और कितनी आबादी पर कितनी सीट है, 10 लाख की आबादी पर 1 सीट। और ये जनगणना कौन सी मानी गई है, आज की 2011 की या 21 की जनगणना नहीं मानी गई है, 1971 की जनगणना को आधार मानकर ये सीटें आवंटित की गई हैं। प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 सीट राज्यसभा में है और प्रति 5 लाख की आबादी पर 1 सीट क्या है, लोकसभा में है। तो लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बांटी गई जनसंख्या के आधार पर। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि चौथी अनुसूची आर फॉर राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख किया गया। तो 4 अनुसूचियां समझ में आ गई। आगे की 4 पढ़ेंगे, थोड़ा लिखोगे क्या इसके बारे में, लिख लो। हेडिंग डालो अनुसूचियां, अनुसूचियां, हेडिंग डालो अनुसूचियां।
डाल लिया। पहली लाइन लिखो, अनुसूचियां हेडिंग डाल लिया। लिखिए, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में मूलतः, मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, जबकि 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 वर्तमान संविधान में, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। लिख लिया। इसके नीचे ये ट्रिक उतार लो, आप याद रखने के लिए ये ट्रिक उतार लो। स्पोर्ट्स प्लस विषय प्लस राजभाषा, इनके नीचे नंबर लगा देना। पहली अनुसूची एस, दूसरी अनुसूची पी, ओ से बनाएंगे तीसरी अनुसूची, आर से चौथी अनुसूची, टी से ट्रिपल 5वीं अनुसूची, एस से 6वीं अनुसूची, विषय 7वीं और राजभाषा 8वीं। ये ट्रिक उतार लो। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले हम मूल संविधान की 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए एक ट्रिक बना लिया आपने, स्पोर्ट्स प्लस विषय प्लस राजभाषा। लिख लिया। अब एक एक करके आगे पढ़ेंगे। आगे लिखो आप, पहली अनुसूची। इस ट्रिक से बनाएंगे पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची में इस ट्रिक का क्या उठाएंगे, एस, और एस से क्या बनाएंगे, स्टेट। एस फॉर स्टेट, या कोष्टक में लिख दो राज्य। तो पहली अनुसूची डाल के लिखो, पहली अनुसूची एस फॉर स्टेट डाल के इसके सामने लिखो। इस अनुसूची में, पहली अनुसूची एस फॉर स्टेट, इसमें सामने लिखो, इस अनुसूची में भारत के, पहली अनुसूची एस फॉर स्टेट, ये डाल के इसके सामने लिखो, इस अनुसूची में भारत के संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में भारत के संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में भारत के संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। इसी में आगे लिखो, पहली अनुसूची में वर्तमान में, पहली अनुसूची में वर्तमान में, पहली अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया मिलता है। पहली अनुसूची में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इतने हैं ना, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो 28वां नवगठित राज्य कौन सा है, तेलंगाना, 2 जून 2014। हो गया। फिर आगे लिखिए, लाइन चेंज करके, दूसरी अनुसूची पी फॉर पेमेंट। दूसरी अनुसूची, पहले के बाद में आगे लिखो दूसरी अनुसूची, पी फॉर पेमेंट। दूसरी अनुसूची पी फॉर पेमेंट, डालिए हेडिंग। दूसरी अनुसूची पी फॉर पेमेंट, इसके सामने डाल के लिखो, इस अनुसूची में, इस अनुसूची में, इस अनुसूची में भारत के, इस अनुसूची में भारत के उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में भारत के
उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे राष्ट्रपति 5 लाख रुपए मासिक, उपराष्ट्रपति 3.5 लाख रुपए मासिक। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कोई वेतन नहीं होता, प्रधानमंत्री को एक सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री को एक विधायक के रूप में। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए, अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची पी फॉर पेमेंट। नेक्स्ट लिखिए तीसरी अनुसूची ओ फॉर ओथ। तीसरी अनुसूची ओ फॉर ओथ, OTH ओथ। तीसरी अनुसूची OTH ओथ। तीसरी अनुसूची डाल के लिखो OTH ओथ, लिख लिया शपथ। लिखिए इस अनुसूची में, तीसरी अनुसूची, इस अनुसूची में, इस अनुसूची में भारत के उच्च पदाधिकारियों के, OTH ओथ यानी शपथ, इसमें लिखिए इस अनुसूची में भारत के उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में भारत के उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। नोट लगा के लिख लो एक बात इसके नीचे, नोट लगा के लिखो। लिखिए राष्ट्रपति, नोट लगा के लिखो, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है, क्योंकि 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 राष्ट्रपति पद की शपथ न लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति पद की शपथ न लेकर संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। इस अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख नहीं किया गया है। क्योंकि क्यों नहीं किया गया? क्योंकि राष्ट्रपति पद की शपथ न लेकर संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। हो गया? नेक्स्ट लिखिए चौथी अनुसूची आर फॉर राज्यसभा। 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 लिखिए, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, चौथी अनुसूची को, राज्यसभा वाले को। चौथी अनुसूची आर फॉर राज्यसभा, ये डाल के लिखो। इस अनुसूची में, इस अनुसूची में, इस अनुसूची में राज्यसभा में, इस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। आर फॉर राज्यसभा, चौथी अनुसूची। इस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। इसी में आगे लिखिए, राज्यसभा में सीटें किस आधार पे बांटी गई है भाई? जनसंख्या के आधार पे। तो लिखिए, राज्यसभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर
आवंटित की गई हैं। राज्यसभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं। प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट, प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट। प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट। जैसे जैसे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे यूपी 31 सीट, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जैसे यूपी 31 सीट सर्वाधिक। यूपी से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सीटें कहां से हैं? यूपी से। तो यूपी 31 सीट, कोष्टक में लिख दो सर्वाधिक। राजस्थान 10 सीट, राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 10 सीट। सिक्किम 1 सीट न्यूनतम, सिक्किम से लिख दो 1 सीट न्यूनतम। तो सबसे ज्यादा सीटें हैं यूपी से 31 सीटें हैं, सबसे कम है सिक्किम से 1 सीट, और राजस्थान से कितनी है? 10 सीटें। ये सीटें कम ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये सीटें 10 जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं, 10 लाख की आबादी पर 1 सीट। तो ये 4 अनुसूची हमने पढ़ ली, इनके बारे में लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, एक बार समझेंगे है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची अपने ट्रिक से क्या बनेगा? 5वीं अनुसूची के लिए T फॉर ट्रिबल, 5वीं अनुसूची बनाएंगे T फॉर ट्रिबल। नेक्स्ट आता है 5वीं अनुसूची। ट्रिक से अपना शब्द उठेगा T, और T से बनाएंगे ट्रिबल। पांचवी अनुसूची, और 5वीं अनुसूची में हो गया आपका ट्रिबल। और ट्रिबल को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में आरक्षण। और आरक्षण कौन कौन सी कैटेगरीज को आरक्षण मिला हुआ है? 5वीं अनुसूची में कौन कौन सी कैटेगरी को आरक्षण मिला गया है? SC ST को। तो SC ST को विशेष प्रावधान दिया गया है संविधान की 5वीं अनुसूची में। तो स्पोर्ट्स से अपना शब्द उठाएंगे T, और T से हमने बना लिया ट्राइबल। और ट्राइबल को बोलते हैं जनजाति। ट्राइबल को क्या बोलते हैं? जनजातीय। तो हम कह सकते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची में जो जनजातियां हैं उनको आरक्षण दिया गया है। हम कह सकते हैं SC ST को आरक्षण दिया गया है। शेड्यूल कास्ट SC ST, इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति। SC को बोलते हैं अनुसूचित जाति, ST जिसमें मीणा लोग आते हैं इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो हम कह सकते हैं संविधान की 5वीं अनुसूची में SC ST को आरक्षण दिया गया है या जनजातीय आरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो 5वीं अनुसूची T फॉर ट्राइबल यानी जनजातीय। तो जनजातियों को विशेष प्रावधान या आरक्षण का जो उल्लेख है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है? 5वीं अनुसूची में। तो T फॉर ट्राइबल यानी जनजातीय आरक्षण का उल्लेख या SC ST को जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनका उल्लेख है संविधान की 5वीं अनुसूची, T फॉर ट्राइबल। इसके बाद में अगली आती है नेक्स्ट 6वीं अनुसूची। और 6वीं अनुसूची में अपनी ट्रिक का कौन सा शब्द उठाएंगे? वापिस एस आ गया घूम के, स्पोर्ट्स का वापिस एस आ गया। देखो 6वीं अनुसूची एस फॉर स्टेट, और 5वीं अनुसूची में क्या आ रहा है? T फॉर ट्राइबल। तो 6वीं अनुसूची एस फॉर स्टेट, और इस एस से क्या बनाएंगे भाई? स्पेशल स्टेट। और स्पेशल स्टेट की अगर हम बात करें तो स्पेशल स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई दोस्तों? स्पेशल स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेष राज्य। तो हम कह सकते हैं संविधान की 6वीं अनुसूची में भारत के कुछ राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो विशेष राज्य हैं, इनका उल्लेख संविधान की 6वीं अनुसूची में किया गया। अब कौन कौन से राज्य हैं? टोटल 28 राज्य, उनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको 6वीं अनुसूची में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो भारत के 4 राज्य हैं,
जो कौन सी दिशा में स्थित है? इस दिशा में, पूर्वोत्तर। पूर्व और उत्तर के भारत के 4 राज्य हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया? 6वीं अनुसूची में। अगर इसको हम शॉर्ट में बोलें तो इसको आप शॉर्ट में अमेत्रिम भी बोल सकते हो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिनको संविधान की 6वीं अनुसूची में स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब विशेष राज्य क्या होता है? जैसे राजस्थान एक सामान्य राज्य है। अब राजस्थान को कोई केंद्र सरकार की योजना का फायदा मिलना है, लाभ मिलना है, तो राजस्थान को कितना % मिलता है? या कोई सामान्य राज्य होता है उसको केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना अंशदान मिलता है? 60%। जैसे 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजे हैं तो हमें कितने मिलेंगे? 60 रुपए। और जो विशेष राज्य होते हैं उनको कितना मिलता है? उनको कितना मिलता है? पूरा 100%। तो विशेष राज्य वो होते हैं जो जैसे दुर्गम हो, पहाड़ियों में हो, जनजातीय क्षेत्रों में हो। तो ये पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्र वाले हैं, इसलिए इनको केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ या पूरा अंशदान या 100% हिस्सा मिलता है, जैसे बाकी राज्यों को 60% मिलता है। तो हम कह सकते हैं 6वीं अनुसूची एस फॉर स्पेशल स्टेट, यानी इसमें विशेष राज्य और 4 विशेष राज्य हैं या 4 पूर्वोत्तर भारत के राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया 6वीं अनुसूची। आ गया समझ में? अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आती है 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची क्या है? अपने ट्रिक से क्या बनाएंगे? विषय। तो 7वीं अनुसूची में विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आता है 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची है विषय। अब ये विषय कौन से हैं भाई? आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये विषय थोड़ी हैं। ये विषय किसके हैं? विषय किसके हैं? गवर्नमेंट के विषय हैं, सरकार के विषय हैं। और सरकार के विषय कितने होते हैं? सरकार के 3 विषय हैं। जिन विषयों पर कानून भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ सरकार बनाती है उनको कौन सी सूची का विषय बोलते हैं? संघ सूची का विषय। ऐसे विषय जिन पर कानून किसी राज्य की या प्रांत की सरकार या राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जिन पर कानून बनाती है उनको क्या बोलते हैं? राज्य सूची का विषय। कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों सरकारें कॉमनली उन पर कानून बना सकती है, उनको कौन सी सूची का विषय बोलते हैं? समवर्ती सूची का विषय। ऐसे विषय जैसे हम बात करें भारतीय डाक, भारतीय रेल, भारतीय तार, तो डाक, तार, सेना वगैरह है, ये सारे कौन सी सूची का विषय हैं? संघ सूची का विषय। इन पर कानून कौन बनाएगी? उन पर, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या संघ सरकार को। ऐसे विषय जिन पर कानून केवल भारत सरकार या केंद्र सरकार बनाती है वो संघ सूची के विषय हैं। ऐसे विषय जिन पर कानून किसी राज्य की सरकार बनाती है वो कौन सी सूची का विषय हो गए? राज्य सूची का विषय। जैसे पुलिस है, गृह, ओम, रक्षा, ये सारे जो राज्य के लेवल के जो विषय हैं वो राज्य सूची के विषय। कुछ विषय कॉमन है जिन पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और संघ सरकार भी कानून बना सकती है, वो विषय क्या कहलाते हैं? समवर्ती सूची के विषय। जैसे हम बात करें शिक्षा, तो आज शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ऐसे विषय यानी शिक्षा पर कानून संघ सरकार भी बना सकती है और शिक्षा पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। तो जिन विषयों पर केंद्र सरकार बनाती है वो संघ सूची के, जिन पर राज्य सरकार बनाती है वो राज्य सूची के, जो दोनों को कॉमनली मिले गए हैं वो समवर्ती सूची के, जैसे शिक्षा। तो जो 7वीं अनुसूची हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों उसमें है विषयों का उल्लेख, और विषय है सरकार के, और सरकार को 3 तरह के विषय प्राप्त है। आ गया समझ में? 5वीं हो गया ट्रिबल आरक्षण, 6वीं भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा, और 7वीं अनुसूची में सरकार के विषय
3 है उनका उल्लेख किया गया। तो 4 लिख ली थी ना आपने। नेक्स्ट लिखिए 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट लिखिए 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट लिखिए 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची लिखिए टी फॉर ट्रिबल। आरक्षण बोलते हैं या जनजातीय आरक्षण बोल दो। तो 5वीं अनुसूची टी फॉर ट्रिबल डाल के लिखिए, ट्राइबल डाल के इसके सामने लिखिए इस अनुसूची में। 5वीं अनुसूची टी फॉर ट्राइबल डाल के इसके सामने लिखिए इस अनुसूची में भारत की पिछड़ी जनजातियों को विशेष प्रावधान दिया गया है। इस अनुसूची में भारत की पिछड़े जनजातियों को विशेष प्रावधान दिया गया है। अर्थात 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 इस अनुसूची में अर्थात इस अनुसूची में SC ST अनुसूचित जाति कोमा अनुसूचित जनजाति, SC ST अनुसूचित जाति कोमा अनुसूचित जनजाति, SC ST को विशेष प्रावधान दिया गया है। SC ST को विशेष प्रावधान दिया गया है। तो 5वीं अनुसूची ट्राइबल जनजातीय आरक्षण, इस अनुसूची में SC ST को विशेष प्रावधान दिया गया। हो गया। नेक्स्ट अगली लिखिए 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची डाल के लिखिए T4 नहीं, 6वीं अनुसूची हो गया S फॉर स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य। तो 6वीं अनुसूची S फॉर स्पेशल स्टेट या विशेष राज्य, S फॉर स्पेशल स्टेट डाल के लिखिए 6वीं अनुसूची। इसके सामने एरो लगा के लिखो, 6वीं अनुसूची के सामने लिखो इस अनुसूची में इस अनुसूची में इस अनुसूची में भारत के पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर दिशा में जो स्थित है, भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य, भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस अनुसूची में भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष प्रावधान दिया गया है। इस अनुसूची में भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अब मैं त्रिम शॉर्ट में बोलो तो विशेष प्रावधान दिया गया है। हो गया। नेक्स्ट अगली लिखिए 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट लिखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची और ट्रिक से है विषय। 7वीं अनुसूची विषय, 7वीं अनुसूची डाल के लिखो इस अनुसूची में। देखो 3 तरह के विषय मैंने अभी आपको बताए, इसमें सरकार के विषयों का उल्लेख किया गया है। 3 तरह के विषय हैं। पहला है वे विषय जिन पर संघ सरकार कानून बनाती है, संघ सूची के विषय। वे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय। वे विषय जिन पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती है, समवर्ती सूची के विषय। तो 7वीं अनुसूची डाल के लिखिए इस अनुसूची में सरकार के विषयों का बंटवारा किया गया है। इस अनुसूची में सरकार के
विषयों का बंटवारा किया गया है। सरकार के 3 तरह के विषय हैं। इस अनुसूची में सरकार के विषयों का विभाजन किया गया है या बंटवारा किया गया है। सरकार के 3 तरह के विषय होते हैं। संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और तीसरा हो गया आपका समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और तीसरा हो गया समवर्ती सूची के विषय। लास्ट 8वीं डाल के छोड़ दो। देखिए 8वीं लास्ट, तीसरा समवर्ती सूची, तीसरा लिखो समवर्ती सूची, जो दोनों को कॉमन है, संघ और राज्य दोनों का कॉमन है, समवर्ती सूची लिख लिया। लास्ट डाल के छोड़ दो 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची अपनी ट्रिक से हम बना रहे हैं राजभाषा। तो राजभाषा का जो उल्लेख है वो देखिए, अपनी जो 8वीं अनुसूची है वो है किससे संबंधित? राजभाषा से। तो ट्रिक से अपना लास्ट मूल संविधान की 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे, राजभाषा यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली वे भाषाएं जिनको संविधान ने मान्यता दे रखी है, वो सारी की सारी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। जैसे हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मराठी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, ठीक है ना। तो वे भाषाएं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, जिनको संविधान में डाला गया है, 8वीं अनुसूची में वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। तो 8वीं अनुसूची भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली वे भाषाएं जो मान्यता प्राप्त भाषाएं, उनका उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची हो गई राजभाषा। तो अगर हम बात करें, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो 8वीं अनुसूची में मूलतः कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूलतः कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में पहला प्रश्न, राजभाषा का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मूलतः यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, राजभाषा का संबंध संविधान की कौन सी अनुसूची से है? तो आपका जवाब आएगा 8वीं अनुसूची से। दूसरा क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूलतः कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तीसरा क्वेश्चन, यदि मूलतः 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, ठीक है। और राजभाषा जो आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो राजभाषा आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। यदि किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना हो या भाषा से संबंधित कोई विवाद का निपटारा करना हो, या तो एक आयोग गठित किया जाता है और राजभाषा आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में पहली बार एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, वो किया गया था दोस्तों 1955 में। और उस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे 1955 में जो पहला राजभाषा आयोग गठित किया गया, उसके अध्यक्ष थे B.G. खेर, बाल गंगाधर खेर। तो कहने का मतलब है कि संविधान की जो मूल संविधान की लास्ट अनुसूची है, जिसको 8वीं अनुसूची बोलते हैं, तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी।
8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। किसी भाषा से संबंधित यदि राजभाषा आयोग का गठन करना हो तो वो पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। और पहली बार देश में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। तो ये हो गई आपकी मूल संविधान की 8 अनुसूचियां। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बची हुई जो 4 अनुसूचियां हैं वो बाद में जोड़ी गई हैं, तो वो कब कब जोड़ी गई, उनके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची क्या है, किससे संबंधित है, कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इसका संबंध किससे है, 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज है, 12वीं अनुसूची जो नगरीय स्वशासन है, कब ये जोड़ी गई, किससे संबंधित है, ये चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने मूल संविधान की 8 भाषाएं और 8 अनुसूचियां पढ़ ली हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 है। और मूल संविधान की 8 अनुसूचियों की बात हमने कर ली। पहली अनुसूची एस फॉर स्टेट, राज्य से संबंधित। दूसरी अनुसूची पी फॉर पेमेंट, वेतन भत्तों से संबंधित। तीसरी अनुसूची ओ फॉर ओथ, शपथ ग्रहण से संबंधित। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित। 5वीं अनुसूची SC/ST के आरक्षण से संबंधित। 6वीं अनुसूची भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, उनसे संबंधित है। इसके बाद में 7वीं अनुसूची संघ सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो विषय हैं वो बांटे गए। और 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। मूलतः 14 भाषाएं थी, 22 भाषाएं। अब वो 14 भाषाएं कौन सी थी, आगे बाद की जो 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई वो कौन सी हैं, कब जोड़ी गई, ये बाकी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। और कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, चलो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कल।